इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर साजिया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल। पर्ल एस ब्लॉक बक के द्वारा यह लिखा गया हुआ था। पर्ल एस बक के बारे में पहले जान लेते हैं। इनका जन्म 1892 और मृत्यु 1973 में हो गई थी। ये अमेरिका से जन्मी, वाज रेयर्ड इन चाइना बाय हर मिसी पेरेंट्स। यहाँ पर पूरा इंग्लिश पढ़कर हिंदी डायरेक्ट मैं समझाऊंगा, ऐसे समय की बचत होगी। शी टॉट इन अ चाइनीज यूनिवर्सिटी। शी इज नोन फॉर हर ट्रेवल्स एंड मर शी रॉट पर्सनल अकाउंट्स ऑफ हर विजिट टू डिफरेंट कंट्रीज इन सिंपल, lucid and effortless English. She won the Nobel Prize for Literature in 1938. Notable among her chief works are The God's Earth, a novel on China, and Come My Beloved, with India as background. The present piece, India Through and Traveler's Eyes, is an extract from My Several Worlds, which is a personal record of her life. It shows her love for the poorest people living in इंडियन विलेज। मतलब भारत ने एक यात्रा के रूप में देखा। पर्ल एस बक ने उनका जीवन परिचय हिंदी में इस प्रकार है। पर्ल एस बक का जन्म 1892 को और मृत्यु 1973 को हो गई थी। जन्म से वे अमेरिकी उनकी मिसाइलों द्वारा चीन में पाला गया था। वह एक चीनी विश्वविद्यालय में पढ़ाती थी। वह अपने यात्रा वृत्तांत और मेल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने सरल, आकर्षक और सरल अंग्रेजी में विभिन्न देशों की अपनी यात्राओं के व्यक्तिगत लेख लिखे। उन्होंने 1938 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता। उनकी प्रमुख रचनाओं में उल्लेखनीय है द गॉड्स अर्थ 1931 में लिखी, चीन का एक उपन्यास और कम माय बिलॉव्ड जिसकी पृष्ठभूमि भारत है। वर्तमान कृति इंडिया थ्रू एंड ट्रेवलर्स आइज माय वर्ल्ड से यह उद्धृत है, जो उनके जीवन का एक व्यक्तिगत रिकॉर्ड है। यह भारतीय गांव में रहने वाले सबसे गरीब लोगों के प्रति उनके प्यार को दर्शाता है। अब ये कुछ स्मॉल ग्रुप्स में डिस्कस करने वाला। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि क्या आप अपने स्टेट से बाहर किसी और जगह घूमे हैं। सेकेंड में है आप घूमे हैं होंगे तो वहाँ के कुछ अलग तौर तरीके जीवन के बारे में नोटिस किए होंगे, उन्हीं के बारे में फ्रेंड्स के साथ चर्चा करना है। थर्ड है विच एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ हैज़ इम्प्रेस्ड यू मोस्ट, और वहाँ के किस तरह के आपको जीवन मिला जिससे आप कुछ सीखने की चाहत वहाँ से रखें अपने जीवन में। मुझसे भी चर्चा कर सकते हैं, आप कमेंट्स करेंगे तो मैं समय बताकर आपसे चर्चा कर सकता हूँ। फिर अब इस चैप्टर में आते हैं। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज। इंडिया हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ, यानी कि भारत हमेशा से मेरे जीवन के पृष्ठभूमि की तरह रही है। बट आई हैड नेवर होल एंड फॉर माई सेल्फ अनटिल नाउ, पर मैंने कभी नहीं इसे अपने आप से निकाला है भारत देश को अभी तक। येट द स्टोरीज, अभी तक यह कहानियाँ दैट आवर इंडियन फैमिली डॉक्टर्स एज वाइफ टोल्ड मी, जहाँ की कहानियाँ मुझे वहाँ के डॉक्टर और उनकी पत्नियाँ मुझे कहती थी। आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, हैड वोमेन देम सेल्वेज इन टू माई ग्रोइंग ड्रीम, और मेरी मतलब मेरा जो सपना था वे बढ़ाने में मदद करती थी। हैड लॉन्ग रीड एवरीथिंग, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता था हर चीज़। दैट आई कुड फाइंड, मैंने वहाँ के एक चीज़ ज़रूरी चीज़ पाया कि दैट कंट्री फ्रॉम, वहाँ की देश। फ्रॉम माई फादर लर्न, मैं अपने पिताजी से सीखा। इट थ्रू बुद्धिज्म, यहाँ से यहाँ के जो बुद्धिज्म है, बुद्धिवादी है, वे जाना। एंड अबाउट दैट कंट्री, और इस देश के बारे में। फ्रॉम माई ऑफ लाइफ स्टोरी ऑफ द लॉर्ड बुद्धा, जो भगवान बुद्ध जी के बारे में मैंने इनके इतिहास जाना और बुद्धिवादी जाना। आप सेकेंड का डायरेक्ट जितना है वहाँ का मैं इंग्लिश पढ़ूंगा और नीचे डायरेक्ट हिंदी पढ़ते चला जाऊंगा। आप ध्यान से सुनेंगे तो यह कहानी बहुत ही रोमांचित लगेगा कि किस तरीक़ा से अमेरिका के एक लेखक भारत के इस तरह से गुणगान गाए हैं। थर्ड है, सेकेंड है द वेरी वर्ड कलर रिमांड्स मी ऑफ द वेराइटी ऑफ ह्यू दैट इज इंडिया लाइफ as wide as our own American human scene in Kashmir,
where the white barbarian involved from Europe long ago penetrated India. The people are often fair, auburn haired, blue eyed. Women are beauties there. A young Indian friend of mine has recently married a Kashmiri man who, though his hair is dark, has eyes of a clear green. The skin color Artist Kashmiri is lovely cream, and the features are as classic as the Greek. But all the people of India must be reckoned as belonging to the Caucasian race. Whatever the color of the skin in the south, though it be as black as any Africans. यहाँ पर किस तरीक़ा से आप समझेंगे तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से वे भारत के बारे में लिखे। अभी हिंदी से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बहुत ही शब्द का रंग मुझे भारतीय जीवन की विविधता के बारे में याद दिलाता है, जैसा कि हमारे अपने अमेरिकी मानव दृश्य के रूप में है। कश्मीर में जहां यूरोप के सफ़ेद बर्बर आक्रमण बहुत पहले भारत में घुस गया था, लोग अक्सर निष्पक्ष होते हैं। अर्बन बालों वाली नीली आँखों वाली महिलाएं महासुंदरियां हैं। मेरे एक युवा भारतीय मित्र ने हाल ही में एक कश्मीरी व्यक्ति से शादी की है। हालांकि उसके बाल काले हैं, उसकी आंखें हरे रंग की, त्वचा का रंग आर्टिस्ट कश्मीरी कलर जैसा है, एक सुंदर क्रीम है और विशेषताएं ग्रीक जैसी महानतम है, यानी कि क्लासिक है। लेकिन भारत के सभी लोगों को कोशियायन जाति से संबंधित होना चाहिए। जो भी हो, दक्षिण में त्वचा का रंग, हालांकि यह किसी भी अफ्रीकी की तरह काला है। थर्ड है, एंड इंडिया हैज़ अमेजिंग वे ऑफ अपीयरिंग अनएक्सपेक्टेडली इन अदर लाइफ, एज फॉर एग्जाम्पल today in the life of South Africa. The Indians make a third group between the South African and the black and white. For the matter, there was no our Indian family doctor, and why should there have been an Indian doctor in Chinese port to tend an American family? And rumors of India persist, for they are memorable people, dramatic and passionate and finding dramatic lives। मतलब और भारत के पास अन्य जीवन में अप्रत्याशित रूप से प्रकट होने का एक अद्भुत तरीका है। उदाहरण के लिए आज दक्षिण अफ्रीका के जीवन में भारतीय दक्षिण अफ्रीका और काले और सफ़ेद के बीच एक तीसरा समूह बनाते हैं। उस मामले के लिए हमारा भारतीय परिवार डॉक्टर था और एक अमेरिकी परिवार को चलाने के लिए चीनी बंदरगाह में एक भारतीय डॉक्टर क्यों होना चाहिए था। और भारत की अफवाहें बनी रहती हैं क्योंकि वे यादगार व्यक्ति हैं, नाटकीय और भावुक हैं और नाटकीय जीवन पाते हैं। फोर्थ है, यू सी हाउ इंडिया हैज़ अ वे ऑफ परमिटिंग ह्यूमन लाइफ एंड कंसिडर हाउ इंडिया हैज़ मैनेज्ड merely by maintaining her independence and yes, by producing superior individual to influence the world in these few short years of freedom. They have put to good use the benefits the English gave and left the knowledge of the West, the pure and exquisitely initiated English tongue of men and women educated on both sides of the globe. Witness Nehru and with him a host of men learning how to govern, and the first woman to be president of the General Assembly of the United Nations as woman of India, and the man in charge of the prisoner exchange in Korea, an Indian general who won trust from all, even the blustering and accusation at home and abroad have not changed the quiet confidence of the new India. And this confidence founded in unyielding idealism permits
आवर वर्ल्ड लाइफ। मतलब आप देखते हैं कि भारत के पास मानव जीवन को अनुमति देने का एक तरीका कैसे है, और विचार करें कि भारत कैसे अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने में सफल रहा है। और हाँ, श्रेष्ठ व्यक्तियों का उत्पादन करके दुनिया को स्वतंत्र के इन कुछ ही वर्षों में प्रभावित करने के लिए उन्होंने उन लाभों का अच्छा उपयोग किया है जो अंग्रेजी ने दिए और छोड़ दिए। ज्ञान पश्चिम दुनिया के दोनों किनारों पर शिक्षित पुरुषों और महिलाओं को शुद्ध और बाहर अंग्रेजी भाषा साक्षी नेहरू है और उनके साथ शासन करने का तरीका सीखने वाले पुरुषों की एक मेजबान और पहली महिला महासभा की अध्यक्ष बनी। संयुक्त राष्ट्र भारत की एक महिला और कोरियन में कैदी एक्सचेंज के प्रभारी एक भारतीय जनरल जिसने सभी से विश्वास जीता, यहाँ तक कि देश और विदेश में धमाके और दोषारोपण ने नए भारत के शांत आत्मविश्वास को नहीं बदला। और यह आदर्शवाद जो आदर्शवाद में स्थापित है हमारे विश्व जीवन को प्रभावित करता है। फिफ्थ है, What did I go to India to see? Not the Taj Mahal, although I did see it and by moonlight. Not Fatehpur Sikri, although I did see it, and not the glories of empire in New Delhi, although I did see them. I went to India to see and listen to two groups of people, the young intellectual in the cities and the peasants in the villages. These I met in a little rooms in the city, in little house in the villages, and I heard their plans for freedom. Already the intellectuals believed that another world war was inevitable. They had been bitterly disappointed after the First World War by what they felt were the broken promises of England. The English, यानी कि द इंग्लिश अंग्रेजों लोगों को कहा जाता है, द इंग्लिश दे डिक्लेयर्ड हैड नो रियल पर्पज ऑफ रिस्टोर इंडिया टू द पीपुल. I could believe it fresh as I watched from China, where the period of people's tutelage seemed endless and self-government further off every year. When you are ready for independence, conquerors have always said to their subjects, इट कैट एक्सेट्रा. मतलब इस तरह से बहुत सारे चीज़ देखे. बट हु इज़ टू डिसाइड व्हेन दैट मोमेंट कम एंड हाउ कैन पीपल लर्न टू गवर्न देमसेल्व्स एक्सेप्ट बाय डूइंग इट. सो द इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया वर रेस्टलेस एंड embittered, and I sat through hours watching their flashing dark eyes and hearing the endless flow of language, the purest English into which they poured their feelings. मतलब हिंदी इस प्रकार है, मैंने भारत क्या देखने गया था, ताजमहल नहीं, हालांकि मैंने इसे देखा था, और चांदनी द्वारा फतेहपुर सिकरी नहीं, हालांकि मैंने इसे देखा, और नई दिल्ली में साम्राज्य की झलकियाँ नहीं थी, हालांकि मैंने उन्हें देखा था. मैं लोगों के दो समूहों, शहरों में युवा बुद्धिजीवियों और गांवों में किसानों को देखने और सुनने के लिए भारत गया था. ये मैं शहर में छोटे कमरों में, गांव में छोटे घरों में, और मैंने आज़ादी के लिए उनकी योजनाओं को सुना. पहले से ही बुद्धिजीवियों का मानना था कि एक विश्व युद्ध अपरिहार्य था. प्रथम विश्व युद्ध के बाद उन्हें इस बात से बहुत निराशा हुई थी कि उन्हें इंग्लैंड के टूटे हुए वादे क्या है, अंग्रेजी. उन्होंने घोषणा की लोगों को भारत को पुनर्स्थापित करने का कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं था. मैं इस पर विश्वास कर सकता था जैसा कि मैं चीन से था. ताज़ा है जहाँ के लोग टटलॉज की अवधि का अंतहीन थी और हर साल आगे स्वयं सरकार बनाने में थे. जब आप स्वतंत्र के लिए तैयार होते हैं, विजेता हमेशा अपने विषय के लिए कहते हैं वगैरह. लेकिन
उस पल को कब तय करना है और इसे करने के अलावा लोग खुद को कैसे सीख सकते हैं। इसलिए भारत के बुद्धिजीवी बेचैन और शर्मिंदा थे और मैं उनकी चमकती अंधेरी आंखों को देखकर घंटों तक बैठी रही और भाषा के अंतहीन प्रवाह सबसे सुंदर सबसे शुद्ध अंग्रेजी को सुना जिसने उन्होंने अपनी भावनाओं को उंडेल दिया। Sixth, the plan then was that when the Second World War broke, India would rebel immediately against England and complete her by this complication to set her free. They would not be forced, as they declared they had been in the First World War, to fight at England's command. सेवेंथ का ये पूरा कहेंगे यहाँ नीचे है। And then I asked, and then young India said proudly, we will ourselves decide whether we wish to fight at इंग्लैंड साइड और एंगेस्ट हर। यानी कि इसके बाद योजना यह थी कि जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो भारत तुरंत इंग्लैंड के खिलाफ बगावत कर देगा और उसे मजबूर कर देगा। इस जटिलता से आज़ाद करने के लिए उन्हें मजबूर नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्होंने घोषित किया था कि वे प्रथम विश्व युद्ध में थे, इंग्लैंड की कमान लड़ने के लिए। और फिर मैंने पूछा, और फिर युवा भारत ने गर्व से कहा, हम खुद तय करेंगे कि हम इंग्लैंड की तरफ से लड़ना चाहते हैं या उसके खिलाफ। Ninth, what they do not reckon on when the time came was the savagery of Nazism and the aggressions of Japan in Asia. When they perceived that they must choose between the Axis and the English, they chose the English, aware that in spite of many injustice, they were choosing between barbarism and civilization. They postponed their plans for freedom. Gandhi, meanwhile, doing his work within his own country until the war was over, and by then, the wisest minds in England, understanding the new world, returned India to her people in spite of all opposition from Englishmen and others who did not have sufficient understanding of Asia. No, what wisdom was not of Churchill's prophecy of bloodbath, partly fulfilled at that could prevent the inevitable. India had waited as long as she could, and peasants and intellectuals were on the same side in the world invisible combination. It was Gandhi's strength that made him know very early that both peasants and intellectual must be want to work together for their country. His hold was equally strong upon both, and so he achieved his end without war. Perhaps we Americans do not yet fully understand the great lesson that India has teach in thus winning her freedom. Besides her mighty triumph of a bloody revolution, our war of independence shrinks in peril if we do not learn it. The lesson that war and killing achieve nothing but loss, and that a noble end is assured only if the means to attain it are of a peace with it and also noble. जब वे समय पर नहीं आए थे तब नाजीवाद की बर्बरता और एशिया यहाँ सॉरी जब वे समय पर नहीं आए थे तब नाजीवाद की बर्बरता और एशिया में जापान की आक्रामकता थी। जब उन्होंने माना कि उन्हें एक्सिस और अंग्रेजी के बीच चयन करना होगा तो उन्होंने अंग्रेजी को चुना, यह जानते हुए कि अन्याय के बावजूद वे बर्बरता और सभ्यता के बीच चयन कर रहे थे।
उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपनी योजनाओं को स्थगित कर दिया। गांधी इसी इस बीच युद्ध खत्म होने तक अपने देश के भीतर अपना काम कर रहे थे, और तब इंग्लैंड में सबसे बुद्धिमान दिमाग नई दुनिया को समझते हुए सभी विपक्षी रूप के बावजूद अपने लोगों को भारत लौटा दिया। अंग्रेजी पुरुष और जिन लोगों को यह जानने के लिए एशिया की पर्याप्त समय नहीं थी कि ब्लैक बात की आंशिक रूप से पूर्ति चर्चिल की भविष्यवाणी क्या थी, आंशिक रूप से पूरी हो सकती है। भारत ने जब तक वह इंतजार कर सकता था, और पुराने अजय संयोजन में किसान और बुद्धिजीवी एक ही तरफ थे। यह गांधी की ताकत थी जिसने उन्हें बहुत पहले ही यह बता दिया था कि किसान और बौद्धिक दोनों को अपने देश के लिए एक साथ काम करने के लिए जीता जाना चाहिए। उनकी पकड़ दोनों पर समान रूप से मजबूत थी, और इसलिए उन्होंने युद्ध के बिना अपना अंत हासिल किया। शायद हम अमेरिकी अभी तक उस महान सबक को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं जो भारत को इस तरह से अपनी स्वतंत्रता को जीतना है। एक रक्त क्रांति की उसकी शक्तिशाली जीत के अलावा हमारी स्वतंत्रता का युद्ध आकार और अवधारणा में सिकुड़ता है। भारत ने मानवता को सबक सिखाया है, और अगर हम इसे लीक नहीं करते हैं तो हमारे संकट में है। सीख उस युद्ध और हत्या से नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, और यह कि एक महान अंत का आश्वासन केवल तभी दिया जाता है जब उसे प्राप्त करने का साधन उसके साथ एक टुकड़ा हो और वह भी महान हो। इस तरह के यहाँ पर भारत की गुणगान हो रहा है कि इतने सारे विश्व युद्ध में लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ महात्मा गांधी जी आराम से अपनी योजना बना रहे थे। 10वां है द रियल इंडिक्टमेंट अगेंस्ट colonialism, however, was to be found in the villages of India. There was wrought at the top, two in the thousands of young intellectuals trained in English school for jobs that did not exist except in the limited civil service. The towns and cities were frothing with unhappy young men, cultured and well educated, who could find no jobs and were not allowed by the old superstructure of empire to create them. But the real proof of evil, I say again, was in the miserable villages. I thought I had seen poverty enough in China, yet when I saw the Indian villages, I knew that the Chinese peasants was rich in comparison. Only the Russian peasants I had seen years before could compare with the Indian villager, although that Russian was a very different creature and inferior in many ways. For the Indian peasants was like the Chinese in being a person innately civilized. The maturing culture of an organized human family life and profound philosophical religions had shaped his mind and soul, even though he could not read and write, and the little children of the Indian villages, how they tore at my heart, thin, big bellied, and all with huge sad dark eyes. I wondered that an Englishman could look at them and not accuse himself. 300 years of English occupation and rule, and could there be children like this? Yes, and millions of them. And the final indictment surely was that the lifespan in India was only 27 years. 27 years. Now, wonder then that life was hastened, that a man married very young, so that there could be children, as many as possible, before he died. I loved England, remembering all the happy journeys there. But in India, I saw an England I did not know, and I was forced to see that
if the English in many ways the finest people on earth, people who blazed the way for all of us achieve to right of men rule themselves. If colonialism could so corrupt even these, then indeed none of us could dare become the rulers of empire. हालांकि उपनिवेशीवाद के खिलाफ असली अभियोग भारत के गांव में पाया जाना था। शीर्ष पर सरांध थी अंग्रेजी स्कूलों में प्रशिक्षित हजारों युवा बुद्धिजीवियों के लिए, जो कि सीमित सिविल सेवा के अलावा मौजूद नहीं थे। कस्बे और शहर दुखी नौजवानों, सुसंस्कृत और सुशिक्षित लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, जिन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही थी और उन्हें बनाने के लिए साम्राज्य की पुराने अधिरचना द्वारा अनुमति नहीं थी। लेकिन बुराई का असली सबूत, मैं फिर से कहता हूँ, दुखी गांव में था। मुझे लगा कि मैंने चीन में काफ़ी गरीबी देखी है, फिर भी जब मैंने भारतीय गांव को देखा तो मुझे पता चला कि चीनी किसान तुलना में समृद्ध थे। केवल रूसी किसान, जिससे मैंने वर्षों पहले देखा था, भारतीय ग्रामीण के साथ तुलना कर सकता था। हालांकि यह कि रूसी एक बहुत ही अलग प्राणी था और कई मायनों में हीन था। भारतीय किसान के लिए एक व्यक्ति के समान सभ्य होने में चीनी की तरह था। एक संगठित मानव पारिवारिक जीवन और गहन दार्शनिक धर्मों की परिपक्व संस्कृति ने उनके मन और आत्मा को आकार दिया था। भले ही वह पढ़ और लिख नहीं सके, और बच्चे, भारतीय गांव के छोटे छोटे बच्चे, वे मेरे दिल में कैसे घुल मिल जाते हैं। पतली बड़ी बेल बूटे वाली और बड़ी उदास आंखों के साथ। मुझे आश्चर्य हुआ कि कोई भी अंग्रेज उन्हें देख सकता था और खुद पर आरोप लगा सकता था। 300 साल तक अंग्रेजी आधिपत्य और शासन, और क्या इस तरह बच्चे हो सकते हैं? हाँ, और मैं उनमें से लाखों। और अंतिम अभियोग निश्चित रूप से यह था कि भारत में जीवन काल केवल 20 वर्ष था, 27 साल। कोई आश्चर्य नहीं फिर वह जीवन जल्दीबाजी में था कि एक आदमी ने बहुत कम उम्र में शादी की ताकि बच्चे हो सके, इससे पहले कि वे मर सके। मैं इंग्लैंड से प्यार करता था, वहाँ की सभी खुशियों को याद करता था, लेकिन भारत में मैंने एक ऐसा इंग्लैंड देखा जिसे मैं नहीं जानता था, और मुझे यह देखने के लिए मजबूर होना पड़ा कि यदि अंग्रेजी कई मायनों में पृथ्वी पर सबसे अच्छे लोग हैं, जो लोग हम सभी के लिए खुद पर शासन करने के लिए पुरुषों के अधिकार को प्राप्त करने का तरीका बताते हैं, अगर उपनिवेशवाद भी इतना भ्रष्ट हो सकता है तो वास्तव में कोई नहीं हम में से साम्राज्य के शासक बनने की हिम्मत कर सकते हैं। 11th है, It seemed to me, as I lived with Indian friends, new and old, that ills of India could easily have been mended if there had been a government whose purpose was first of all to benefit people rather than to live upon them. The desert dry country, for example, the fruitless and between Bombay and Madras, was already famished, although it was only February and the sun hot enough to fertilize any seed. Had there been water, and why was there no water? Why not sink artesian well, or even dig shallow wells, since I was told the water table was high, but the inverted and exhausted people had not the strength to take such initiative after the years of colonialism. It was more than that. The worst result, perhaps, of the colonial system was to provide the subject people with an infinite excuse against work, and so
against helping themselves. You are responsible for me is always the sullen attitudes of the subjects to the ruler. You have undertaken to feed me and clothe me and govern me. If I die, it is your fault. There were always the British to blame, and certainly the blame was not always just, yet essentially perhaps it was for when the heart of people is gone their spirit dies with it। मतलब यह मेरे पास आया जैसा कि मैं भारतीय दोस्तों के साथ रहता था और नए पुराने की भारत के लोगों को आसानी से बदला जा सकता था अगर कोई सरकार होती जिसका उद्देश्य सबसे पहले लोगों को लाभ पहुंचाना था बजाय उस पर जीने की। उदाहरण के लिए मरुस्थलीय शुष्क देश बम्बई और मद्रास के बीच फलहीन भूमि पहले से ही प्रसिद्ध थी हालांकि यह केवल फरवरी थी और सूरज किसी भी बीज को निषेचित करने के लिए पर्याप्त पानी था और पानी क्यों नहीं था क्यों नहीं आर्टिसियन कुओं या यहाँ तक कि उथले कुओं को भी खोदो क्योंकि मुझे बताया गया था कि पानी की मेज ऊंची थी लेकिन प्रचलित और थके हुए लोगों में उपनिवेशवाद के वर्षों के बाद ऐसी पहल करने की ताकत नहीं थी। यह सबसे कहीं अधिक था। सबसे खराब परिणाम शायद औपनिवेशिक प्रणाली का विषय लोगों को काम के खिलाफ एक अनंत बहाने के साथ प्रदान करना था और इसलिए खुद को मदद करने के खिलाफ तुम मेरे लिए जिम्मेदार हो। हमेशा शासक के अधीन विश्वास के प्रति उदासीन रवैया होता है। आपकी गलती है हमेशा यहाँ आपने मुझे खिलाने और पिलाने और शासन करने के बीड़ा उठाया है। अगर मैं मर गया तो यह आपकी गलती है। हमेशा दोष देने के लिए ब्रिटिश थे और निश्चित रूप से दोष हमेशा नहीं था फिर भी अनिवार्य रूप से शायद यह था। जब लोगों का दिल चला जाता है तो उनकी आत्मा इसके साथ मर जाती है। 12th looking back I found that among the many impressions of the people of India absorbed while I lived among them and still clear in my mind is their reverence for great men and women. Leadership in India can only be continued by those whom the followers consider to be good, that is capable of renunciation, therefore not self-seeking. This one quality for them contain all others. A person able to renounce personal benefits for the sake of an idealistic end is by at very fact also honest, also high-minded, therefore also trustworthy. I felt that the people, even those who know themselves venal and full of faults, searched for such persons। यानी कि पीछे देखते हुए मैं पाता हूँ कि भारत के लोगों के कई छापों के बीच मैं उनके बीच रहता था और अभी भी मेरे दिमाग में स्पष्ट हैं। महान पुरुषों और महिलाओं के लिए उनकी श्रद्धा है। भारत में अनेक केवल उन लोगों द्वारा जारी रखा जा सकता है जिन्हें अनुयायी अच्छा मानते हैं जो त्याग करने में सक्षम हैं इसलिए आत्मनिर्भर नहीं है। उनके लिए यह एक गुण अन्य सभी शामिल है। एक व्यक्ति के एक आदर्शवादी के खातिर व्यक्तिगत लाभ का त्याग करने में सक्षम है और यूं द्वारा बहुत तथ्य पर भी ईमानदार और उच्च विचार वाले इसलिए भी भरोसेमंद। मैंने महसूस किया कि लोग यहाँ तक कि जो अपने आप को शिरापरक और दोषों से भरा हुआ जानते हैं ऐसे व्यक्तियों की खोज की। 13 है द डिवोशन ऑफ नेशनली टू गांधी एंड फाइनली इवन इंटरनेशनली is well known, but I found the same homage paid
to local person who in their measure were also leaders because of their selfishness. Thus, I remember a certain Indian village where I had been invited to visit in the home of a family of some modern education. Thought not much and some means. The thought thou not wealth. The house was mud walled and the roof was made of thatch. Inside were several rooms. However, the floor snored and polished with the usual mixture of cow dung and water. The active master of the house was not the head of the family but a younger brother. This I discovered when I arrived, for before we entered the house, my host led me to a curious sort of cage, standing well above the ground on four posts. Inside the cage, made of wire netting, I saw to my amazement an young man lying on his back, his head supported by a pillow. मतलब गांधी को राष्ट्रीय स्तर पर दी गई शक्ति और अंततः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह अच्छी तरह से जाना जाता है, लेकिन मुझे स्थानीय व्यक्तियों को वहाँ श्रद्धांजलि मिली जो उनके नाप तोल के कारण उनके नेता भी थे। इस प्रकार मैं एक निश्चित भारतीय गांव को याद करता हूँ जहाँ मुझे कुछ आधुनिक शिक्षा के परिवार के घर आने का निमंत्रण दिया गया था। हालांकि बहुत कुछ नहीं और कुछ साधन, हालांकि धन नहीं। घर कीचड़ दीवार था, यानी कि ढंग से निपा हुआ था और छत बीट की थी। अंदर कई खंडहर थे, हालांकि फर्श गोबर और पानी के सामान्य मिश्रण से पॉलिश किए गए थे। घर का सक्रिय स्वामी परिवार का मुखिया नहीं था, बल्कि एक छोटा भाई था। जब मैंने घर में प्रवेश किया, इससे पहले कि यह पता चला कि मेरे मेज़बान ने मुझे 4 पदों पर ज़मीन के ऊपर अच्छी तरह से खड़े पिंजरे के एक जिज्ञासु के लिए नेतृत्व किया। पिंजरे के अंदर तार के जाल से बना। मैंने अपने विस्मय को एक बूढ़े आदमी को उसकी पीठ पर पड़ा देखा। उसके सिर को एक तकिया द्वारा सहारा दिया। 14 है। इसे देखते हुए मैं पाता हूँ कि भारत के लोगों के कई छापों के बीच मैं उनके बीच रहता था और अभी भी मेरे दिमाग में स्पष्ट है। महान पुरुषों और महिलाओं के लिए उनकी श्रद्धा है। भारत में नेतृत्व केवल उन लोगों द्वारा जारी रखा जा सकता है जिन्हें अनुयायी अच्छा मानते हैं, जो त्याग करने में सक्षम हैं, इसलिए आत्मनिर्भर नहीं है। उनके लिए यह एक गुण अन्य सभी शामिल है। एक व्यक्ति एक आदर्शवादी की खातिर व्यक्तिगत लाभ का त्याग करने में सक्षम है और यू द्वारा बहुत तथ्य पर भी ईमानदार, उच्च विचार वाले, इसलिए भी भरोसेमंद। मैंने महसूस किया कि लोग, यहाँ तक कि जो अपने आप को शिरापराख और दोषों से भरा हुआ जानते हैं, ऐसे व्यक्तियों की खोज की। 13 है। द devotion given nationally to Gandhi and finally even internationally is well known, but I found the same homage paid to local person who in their measure were also leader because of their selfishness. Thus, I remember a certain Indian village where I had been invited to visit in the home of family of some modern education. Thou not much and some means, thou not wealth. The house was mud walled and the roof was made of thatch. Inside were several rooms. However, the floor is smooth and पॉलिश्ड विद द यूजुअल मिक्सचर। ये समझ में आ गया। उसके बाद डायरेक्ट पढ़ते हैं यहाँ 14। माई एल्डर ब्रदर, माई होस्ट एक्सप्लेन्ड, ही हैज़ हैड अ स्ट्रोक ऑफ पैरालिसिस एंड दाउ वी बेग हिम टू लाइव इन द हाउस। ही चूजेज टू लाइव आउट here so that he may be ready to listen
टू द विलेजर्स व्हेन दे कम टू हिम। मतलब मेरे सबसे बड़े भाई मेरे मेजबान ने समझाया उन्हें पक्षाघात का दौरा पड़ा है, यानी कि वही पैरालिसिस हुआ है, और यद्यपि हम उनसे घर में रहने के लिए भीख मांगते हैं, लेकिन वहाँ यहाँ रहना पसंद करते हैं, ताकि जब वे उनके पास आए तो वे गांव वाली बात सुनने के लिए तैयार हो। 15 है, माई होस्ट स्पोक फेयर इंग्लिश बट द एल्डर ब्रदर स्पोक none, and we could only exchange greeting and look at each other with friendliness. What I was intelligent, thin, pen, sharpened face, whose eyes were at once wise and piercing. The body was quite helpless, but it was scrupulously clean, and the cotton garments were snow white. We exchanged a few remarks, and then a group of villagers approached, not to see me, but to talk with the elder brother. And so, sorry. My host spoke fair English, but the elder brother spoke none, and we could no only exchange greetings and look at each other with friendliness. What I saw was intelligent, thin, pen, sharpened face, whose eyes were at once wise and piercing. The body was quite helpless, but it was scrupulously clean, and the cotton garments were snow white. We exchanged a few remarks, and then a group of villagers approached, not to see me but to talk with the elder brother. And so my host led me into the house to meet his young wife and children. मतलब मेरे मेजबान ने निष्पक्ष अंग्रेजी बोली, लेकिन बड़े भाई ने कोई नहीं बोला, और हम केवल अभिवादन का आदान प्रदान कर सकते थे और मित्रता के साथ एक दूसरे को देख सकते थे। मैंने जो देखा वह बुद्धिमान, पतला, दर्द से निखरा हुआ चेहरा था, जिसकी आंखें कभी भी समझदार और चुभती थी। शरीर काफ़ी असहाय था, लेकिन यह साफ सुथरा था और सूती वस्त्र स्नो वाइट थे। हमने कुछ टिप्पणियों का आदान प्रदान किया, और फिर ग्रामीणों के एक समूह ने मुझे संपर्क करने के लिए नहीं, बल्कि बड़े भाई के साथ बात करने के लिए संपर्क किया, और इसलिए मेरे मेजबान ने मुझे अपनी युवा पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए घर में ले जाया। 16 है, ऑल ड्यूरिंग माई स्टे आई वॉच्ड दैट केज एंड seldom indeed did I see it except surrounded by people, and never as long as daylight lasted without at least one man squatting on the ground talking earnestly. And then listening, my host said, my brother has always been our wise man, now he is our saint. मतलब मेरे प्रवास के दौरान मैंने उस पिंजरे को देखा, और शायद ही कभी मैंने इसे लोगों से घिरा हुआ देखा था, और कभी नहीं, जब तक कि दिन के उजाले नहीं हुए। कम से कम एक आदमी जमीन पर बैठकर ईमानदारी से बात कर रहा था और फिर सुन रहा था। मेरे मेजबान ने कहा, मेरा भाई हमेशा हमारा बुद्धिमान आदमी रहा है, अब वह हमारे संत है। माई होस्ट आई ऑब्जर्व्ड had his odd place too in the village life, for twice while we were skating our luncheon that day, he rose from his corner of the room and went out to answer a shout, apparently from a neighbor. When he came back, he made the same explanation. मतलब मैंने देखा उसकी अपनी जगह भी थी। गांव के जीवन में 2 बार जब हम अपने लंच का समय बिता रहे थे, उस दिन वह अपने कमरे के कोने से उठे और एक चिल्लाते हुए जवाब देने के लिए बाहर निकले, जाहिर तौर पर पड़ोसी। जब वह वापस आया तो वही स्पष्टीकरण दिया,
आई वॉज कॉल्ड टू किल अ डेंजरस स्नेक। मुझे खतरनाक सांप को मारने के लिए बुलाया गया था। द लंचियोन वाज प्लेन कंट्री फेयर। लेंटिल्स, राइस, स्पाइनच, बॉइल्ड वेरी मच कंडीमेंट्स बिफोर वी एट। An old cousin brought in a brass ewer of water and a clean homespun towel for us to cleanse our hands with the necessary preliminary to eating with the fingers, chopsticks I had used all my life and preferred them to knife and fork. But after I had got used to eating with my right hand, I liked it as well. After all, what is so clean as one's own right hand washed? And from babyhood, the Indian children are taught that the right rigid hand यानी कि यहाँ राइट हैंड इज फॉर क्लीन सर्विसेज such as eating and the left hand may perform the more lowly task। मतलब लंच सदा देश का किराया था। दाल, चावल, पालक, बहुत उबला हुआ मसाला। इससे पहले कि हम खा लेते, एक बूढ़ा चचेरा भाई पानी के पीतल के ईभर में लाया और हमारे साथ एक साथ होमपस तौलिया हमारे हाथों को शुद्ध करने के लिए उंगलियों के साथ खाने के लिए एक आवश्यक प्रारंभिक चॉपस्टिक मैंने अपने पूरे जीवन का उपयोग किया था और उन्हें चाकू और कांटा पसंद किया था। लेकिन जब मुझे अपने दाहिने हाथ से खाने की आदत पड़ गई तो मुझे भी यह पसंद आया। आखिर इतना साफ क्या है कि खुद का दाहिना हाथ धोया जाए। और बचपन से भारतीय बच्चों को सिखाया जाता है कि कठोर हाथ खाने जैसी साफ सुथरी सेवाओं के लिए है और बायां हाथ अधिक नीच कार्य करने के लिए है। 20 है अनदर क्लीनलीनेस was that our food was served on fresh green banana leaves instead of plates. Well cooked rice piled on a broad green leaf is a pleasant sight and stimulates the appetite in any household where caste was absorbed. The food was placed on such leaves or on dishes of fresh pottery broken after we had finished with them. My host fulfilled the requirements of his caste by eating the opposite corner of the room and sitting on the floor with his back to us. By now, I had learned to overcome my first feeling about a distance such as this. It was simply a private devotion to religious feeling and not in hospitality। मतलब एक और सफाई यह थी कि हमारे भोजन को प्लेटों के बजाय ताज़े हरे केले के पत्ते पर परोसा गया था। अच्छी तरह से पका हुआ चावल एक चौड़ी हरी पत्ती पर ढेर किया गया एक सुखद दृश्य है और भूख को उत्तेजित करता है। किसी भी घर में जहाँ जाति का पालन किया जाता था, भोजन को ऐसे पत्तों पर या ताज़े मिट्टी के बर्तनों में रखा जाता था, हम उनके साथ समाप्त होने के बाद टूट जाते थे। मेरे मेजबान ने कमरे के विपरीत कॉमरेड में भोजन करके अपनी पीठ के साथ फर्श पर बैठकर अपनी जाति की आवश्यकताओं को पूरा किया। अब तक मैंने इस तरह की दूरी के बारे में अपनी पहली भावना को दूर करना सीख लिया था। यह केवल धार्मिक भावना के लिए एक निजी भक्ति थी और अमानवीयता नहीं थी। 21 Religion is ever present in Indian life, in its best as well as in its worst aspects. For there, as elsewhere, fanaticism reaches into evil. I liked the simple acceptance of religious motive, however, and the perfect freedom to behave as one's religion moved the soul. Thus,
in my perfect freedom. Thus, in my first young family, an intellectual and fairly well-to-do one, while I sat and talked with my hostess in her living room, an Indian gentleman came in without speaking to us and moved gracefully to the far end of the room. His bare feet upon the floor. There he knelt his headboard and so remained for perhaps a quarter of an hour. When I glanced at him curiously, my hostess said in a manner entirely casual, "It is my husband's eldest brother. He comes here during the day at his prayer times. Since his own home is at some distance from his place of business." सॉरी अगर कहीं एक आध वर्ड मिस्टेक हो तो। हिंदी इस प्रकार है, भारतीय जीवन में धर्म कभी भी मौजूद है, मतलब सदा मौजूद रहता है, अपने सबसे अच्छे और साथ ही अपने सबसे बुरे पहलुओं में वहाँ के लिए कहीं और कटुरता बुराई में पहुँच जाती है। मुझे धार्मिक उद्देश्य की सरल स्वीकृति पसंद है, हालांकि और किसी के धर्म के रूप में व्यवहार करने की पूर्ण स्वतंत्रता ने आत्मा को स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार मेरे पहले परिवार में एक बौद्धिक और काफ़ी अच्छी तरह से एक जबकि मैं बैठ गया और अपने रहने वाले कमरे में परिचारिका के साथ बात की। एक भारतीय सज्जन हमारे बिना बोले आए और इनायत से दूर के अंत तक शान से चले गए। कमरे फर्श पर उसके नंगे पैर, वहाँ उसने अपना सिर झुका लिया और शायद 1 घंटे के 1/4 के लिए बना रहा। जब मैंने उसे देखा तो उत्सुकता से मेरी परिचारिका ने पूरी तरह से आकस्मिक तरीके से कहा, "यह मेरे पति का सबसे बड़ा भाई है। वह अपनी प्रार्थना के दौरान दिन में यहाँ आता है कई बार, क्योंकि उनका अपना घर उनके व्यवसाय के स्थान से कुछ दूरी पर है।" 22 है। When the prayer was over, the brother went away again, and it was not until later that I met him, and then it was outside of prayer hours. मतलब जब प्रार्थना खत्म हो गई तो भाई फिर से चला गया, और यह तब तक नहीं था जब तक कि मैं उनसे नहीं मिला, और फिर वह प्रार्थना के घंटों के बाहर थे। 23 My life has been too crowded with travels and many people for me to put it all within the covers of one book. However, and indeed all my books have not been enough to tell the things I would like to tell years after I left India. I wrote come, my beloved, against its background. Strange the Americans expect for of you have not understood the real meaning of that book. But the Indian readers understand. We have not lived long enough, perhaps, to know universally that the price of achievement, whatever the goal, is an absolute। मतलब मेरा जीवन यात्रा और कई लोगों के साथ भीड़ रहा है। मेरे लिए यह सबसे एक किताब के कवर के भीतर है, हालांकि और वास्तव में मेरी सभी किताबें उन चीज़ों को बताने के लिए पर्याप्त नहीं है जिन्हें मैं बताना चाहता हूँ। भारत छोड़ने के कुछ साल बाद मैंने लिखा, आओ मेरा प्यार इसकी पृष्ठभूमि के खिलाफ है। अजीब अमेरिकियों कुछ के लिए उम्मीद करते हैं, उस पुस्तक के वास्तविक अर्थ को समझ नहीं पाए हैं, लेकिन भारतीय पाठक समझते हैं। हम लंबे समय तक नहीं रहे हैं, शायद सार्वभौमिक रूप से यह जानने के लिए कि उपलब्धि की कीमत, जो भी लक्ष्य हो, एक निरपेक्ष है। उसके बाद यह लास्ट है
In my book, I choose three Christian missionaries to prove it. For of all the people that I have ever known, the missionary is, in his way, the most dedicated, the most single hearted. He believes that God is the one, the Father of mankind, and the all men are brothers. At least the Christian says. He so believes and so he preaches that. Why has he failed to change the world in spite of his sacrifices? Alas, they have not been enough, and he has not been willing to pay the full price of for faith. He pays only part, unable to accept utterly the full meaning of his cruel. I see the same refusal here in any own country over and over again, and not only amongst Christian, but the people of India know what it is to be willing to pay the last full measure of the cost of and idealism. The understand, and to them my book is not a पजलमेंट, मतलब अपनी पुस्तक में मैंने इसे साबित करने के लिए तीन ईसाई मिशनरियों को चुना। उन सभी लोगों को जिन्हें मैं कभी मिशनरी के रूप में जाना है, उनके रास्ते में सबसे समर्पित, सबसे अधिक एकल हृदय। उनका मानना है कि ईश्वर एक है, मानव जाति का पिता है और सभी लोग भाई है। कम से कम ईसाई कहता है कि वह ऐसा मानता है और इसलिए वह उपदेश देता है। फिर वह अपने बलिदानों के बावजूद दुनिया को बदलने में नाकाम क्यों रहा है? काश वे पर्याप्त नहीं होते और वह विश्वास के लिए पूरी कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं थे। हाँ, केवल भाग का भुगतान करता है। असमर्थता पूरी तरह से अपने कैरियर का पूरा अर्थ स्वीकार नहीं करता है। मुझे यहाँ पर अपने ही देश में बार बार और न केवल ईसाइयों के बीच एक इनकार दिखाई देता है, लेकिन भारत के लोगों को पता है कि लागत और आदर्शवाद के अंतिम पूर्ण उपाय का भुगतान करने के लिए तैयार रहना क्या है। वे समझते हैं और उनके लिए मेरी किताब एक पहेली नहीं है। तो इस तरीक़ा से वे पर्ल एस बक अपने अमेरिका के ही बारे में कुछ रुझान सा महसूस नहीं करते, बल्कि इंडिया के प्रति करते। तो इस तरह से यह चैप्टर समाप्त हो गया। अगर पूरा सिलेबस पढ़ना है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।